Good morning, students. Welcome to the third lecture of Geography, chapter number 1, Resources and Development. Till last class, we had discussed about the resources, types of resources, resource planning, and then lastly, which we had left last class, was the conservation of resources. So, please take your books in your hand, and I'll start with conservation of resources, page number 4. What is conservation of resources and why it is vital for our existence in this planet? ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मतलब जो ये संसाधन हैं इनको बचा के कैसे रखा जाए, संरक्षण क्यों किया जाए, अब ये क्यों करना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को? सिंस दीज रिसोर्सेज वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पास्ट, है ना, हमने हमारे जो पूर्वज थे उनसे ये लिया है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो आने वाले जो हैं जनरेशन उनको ये उसी उपयोगिता के साथ उनको वापस देना है. सो वी हैव टू पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दिस रिसोर्सेज हैव टू बी पास्ड ऑन, अदरवाइज आवर एग्जिस्टेंस इन दिस प्लैनेट विल सीज टू एग्जिस्ट, वी विल सीज टू एग्जिस्ट. हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी. हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, दे विल वैनिश फ्रॉम दिस अर्थ. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वाइटल फॉर अस टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज. So I'll read, resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. देखिए रिसोर्सेज हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसका बेतरतीब उपयोग कर लें, ओवर यूटिलाइजेशन कर लें, इर्रेशनल कंजम्पशन, बिना कारण के उसको कंज्यूम कर लें, तो क्या होगा कि इट विल लीड टू, फर्स्ट इट विल लीड टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा. आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन गर्मी बढ़ते जा रही है ना. हिस्टोरिकली जो टेम्परेचर था वो एक स्टडी के हिसाब से वो हर 5 साल में वो 1 डिग्री बढ़ रहा है. तो एक्चुअली वी आर हीटिंग अप आवर एनवायरनमेंट, है ना, वी आर हीटिंग अप आवर प्लैनेट. उससे क्या होगा, है ना, सबसे पहले तो ये होगा कि जहाँ जहाँ जो जीव जंतु हैं, जो द एनिमल्स एंड प्लांट्स who cannot withstand, who cannot bear this temperature, high temperature, will vanish. और ऐसा हो चुका है काफ़ी जगह पे. ये कुछ जो उस जगह के जो खास प्लांट्स थे, पौधे थे या कुछ खास एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म हो गए. सेकंड, व्हाट इट विल डू इज़, जितने भी स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं या जो अंटार्कटिका के बर्फ़ है उसको पिघला देंगे. जैसे जैसे हीट बढ़ते जाएगी तो ये द अमाउंट ऑफ, एंड दिस स्नो आर द रिसोर्सेज, दे आर द रिजर्व्स फॉर वाटर, है ना. ये क्या है, ये लोग रिजर्व हैं हमारे लिए वाटर का. और धीरे धीरे जब पिघला देंगे तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो पानी ख़त्म हो जाएगा, जहाँ ज़रूरी है वो ख़त्म हो जाएगा. दूसरा, सी लेवल विल राइज. तो जो भी समुद्र के किनारे जो शहर हैं वो डूबने लगेंगे, दे विल ड्राउन ग्रेजुअली. सो दिस इज़ what we do not want to happen. Okay, to overcome these problems, resource conservation at various level is important. तो ये जो समस्या है इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमारा को जो अलग अलग लेवल में रिसोर्स कंजर्वेशन करने पड़ेंगे. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. तो ये जो समस्या है ये बहुत बड़ा, ये जो कंसर्न था, चिंता का कारण था हमारे जो पास्ट के लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे, है ना, उनके लिए ये पहले से ये देख के रखे थे. जैसे कि गांधी जी, फॉर एग्जांपल, गांधी जी ऑलरेडी न्यू दैट ही हैड सेड देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड. यानी उन्होंने अपनी जो चिंता जाहिर करते हुए ये बोला था कि भाई इस दुनिया में सबके ज़रूरत के लिए तो काफ़ी है ना, आपके मेरे ज़रूरत के लिए तो काफ़ी है, लेकिन किसी के लालच के लिए काफ़ी नहीं है ना. यानी हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट के रिसोर्स को यूज़ करना है, ना कि ये सब मेरा है करके. ये ग्रीड जो है इट विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली अस.
Okay, so he placed the greedy and selfish individuals and exploited nature of the modern technology as the root cause for रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। तो ये ग्लोबल लेवल पे ना, जो वैश्विक स्तर पे जो ये रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, उसका कारण उन्होंने क्या बताया था? सिर्फ और सिर्फ लालच, है ना, लोगों की जो मन में जो लालच है उसके कारण ही ये हो रहा है। सो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस। तो उस ज़माने में वो खिलाफ थे मास प्रोडक्शन के लिए, यानी कुछ चीज़ों को बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाना, तो ये मास प्रोडक्शन होता है। तो वो क्या बोलते थे कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि मासेस के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए। लोगों को अपने ज़रूरत के हिसाब से खुद प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना कि एक जगह पे ही सारा रिसोर्स यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर लेना चाहिए। सो नाउ दिस एक्चुअली इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। मास प्रोडक्शन ऑल्सो is important to bring down the prices and affordability of goods. मास प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि सब महंगे होंगे। I'll give you an example कि जैसे कि हम बाज़ार में कपड़े खरीदने जाते हैं तो फैक्ट्री का बना हुआ कपड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन हैंडलूम का हाथ से बना हुआ कपड़ा महंगा मिलता है, क्योंकि हाथ से बना हुआ कपड़ा एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनता है, पहली बात। दूसरा, उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और पैसा लगता है, इसलिए वो महंगा मिलता है। लेकिन फैक्ट्री मेड है तो कम पैसे में, कम खर्चे में उसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, कितना मास प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। सो at the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले ये रिसोर्स कंजर्वेशन की आवाज़ क्लब ऑफ रोम ने उठाई थी 1968, और इट वाज मोर ऑफ अ सिस्टमेटिक वे, है ना, उसको एक सिस्टम के थ्रू ड्राइव कर रहे थे। Subsequently in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. तो एक राइटर थे शूमाकर, उन्होंने एक किताब लिखी Small is Beautiful। इसमें जो गांधी जी के विचार थे, उनकी फ़िलासफ़ी थी, उसको और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। तो पूरे वर्ल्ड फोरम में ये ग्लोबल लेवल में जो रिसोर्स कंजर्वेशन का एक, यानी एक सेमिनल कंट्रीब्यूशन का मतलब है लिखित तौर पे एक स्टडी करके एक रिपोर्ट निकाली। कौन से कमीशन ने? ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। इस रिपोर्ट में क्या था? इस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई और उसको एडवोकेट, इसको बढ़ावा देने की बात की गई। दिस report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means of resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। तो ये जो बातें जो ब्रुंटलैंड कमीशन में बताई गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और उसको रिसोर्स कंजर्वेशन के तौर पे उसको अपनाने की, ये एक किताब में छपी जिसका नाम था Our Common Future। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro in Brazil in 1992। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So this was all about the conservation of resources। So what are the resources? हमने पहले डिस्कस किया कौन सी चीज़ों को हम resources बोलेंगे। तो हमारे लिए सबसे important resource for us is land resource। land resource ही हमारा सबसे important, क्योंकि 95% ऑफ आवर एक्टिविटी हैपन्स इन लैंड, है ना। अगर देखा जाए तो 95% हमारे जीवन में हम लैंड में ही, ज़मीन में ही रहते हैं। ज़मीन नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, है ना। वी आर नॉट फिश कि पानी में तैरते हुए रहेंगे, हाँ, और वी आर नॉट बर्ड्स कि भाई उड़ते फिरेंगे। कहीं ना कहीं तो हमको ज़मीन की ज़रूरत, और बर्ड्स को भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, फिशेस को भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, हर सब जनों को लैंड की तो ज़रूरत पड़ती है। तो विदाउट लैंड देयर इज, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ, है ना। So land resource, we live in land, we live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways। हम तो एक तो ज़मीन पे रहते हैं, हमारे आर्थिक जो भी है ना जीवन यापन है वो भी ज़मीन में हो रहा है, और हम इस ज़मीन का विभिन्न उपयोग करते हैं, है ना।
I'll tell you for example, अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो किस पे बना है? जिस घर पे आप रह रहे हो वो ज़मीन पे बना है ना? और आगे बढ़ते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये लैंड नहीं होगा तो आप कैसे जाएंगे? आपको तो चल के जाना है, तो लैंड के सहारे ही जा सकते हैं। और आगे बताते हैं, आपका जो खाना आ रहा है, द फूड यू आर ईटिंग, वो कहाँ से आ रहा है? वो लैंड से ही आ रहा है ना? वहाँ पे खेती हो रही है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो प्लांट्स ही हैं, तो खेती हो रही है, तो वो खाना भी जो आपका आ रहा है वो लैंड से आ रहा है ना? इवन आपके पेरेंट्स जो भी काम करते हैं, सपोज दे वर्क इन ऑफिस कहाँ है? लैंड में ही है ना? तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में बोला कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर प्लैनेट इज़ द लैंड रिसोर्स। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। Thus, land is the natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, है ना? सारे पेड़ पौधे जंगल कहाँ हैं? It supports natural vegetation. अब पेड़ पौधे हैं तो जानवर भी, वाइल्ड लाइफ भी, है ना, यहीं पे हैं। ह्यूमन लाइफ भी यहीं पे हैं। हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी यहीं होती है। हमारा सारा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन भी यहीं होता है। So it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. However, एक चीज़ और देखेंगे, लैंड बहुत इनफाइनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। इट इज़ ऑफ एसेट ऑफ फाइनाइट यूज़, है ना? फाइनाइट यानी सीमित है, जो ज़मीन है वो सीमित है। तो however, land is an asset of a finite magnitude, है ना? एसेट यानी क्या होता है? संपत्ति होती है एसेट, तो फाइनाइट ही है ना? इनफाइनाइट तो नहीं है। Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning. Now, this is a resource which is a finite resource. We cannot make new land. तो इसका यूज़ जो करेंगे उसमें बहुत केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होगी। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, है ना? अब रिलीफ फीचर्स क्या है? हमारे जो लैंड है, धरती, उसकी बनावट को हम रिलीफ फीचर्स कहते हैं ना? हर जगह ज़मीन एक जैसे तो नहीं है, तो उसकी बनावट को रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। और लास्ट ईयर आपने इसको पढ़ा था। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, है ना, हमारे इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालयस हैं, तो दे आर माउंटेन्स, तो माउंटेन रिलीफ फीचर। थोड़ा उसके नीचे आएंगे तो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, गैंजेटिक प्लेन्स यानी मैदानी समतल इलाका है, दे आर प्लेन इज़ अनदर रिलीफ फीचर। थोड़ा और नीचे आएंगे तो वी हैव प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू इज़ अनदर टाइप ऑफ रिलीफ फीचर। सो दीज आर मेजर रिलीफ फीचर। इसके अलावा वी हैव कोस्टल प्लेन्स, वी हैव घाट्स, we have islands, है ना? We have island groups. These are all relief features. So in India, if we say what is the magnitude of these relief features, यानी ये जो relief features हैं, mountains कितना हैं और plateaus कितनी हैं या plains कितने हैं, तो इंडिया में जो plains हैं वो 43% of our land area हैं। जो प्लेन्स हैं वो कितने हैं? 43% ऑफ लैंड एरिया हैं। और ये मोस्ट इकोनॉमिकली वायबल एरिया है, यानी यहाँ पे सब चीज़ करना आसान है। प्लेन्स में सब चीज़, है ना, खेती करना आसान है, बिजनेस करना आसान है, सब चीज़ें आसान है प्लेन्स में। देन वी हैव 30% ऑफ माउंटेन्स, है ना? माउंटेन्स आर रिच इन मैनी रिसोर्सेज, बट वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द अंडुलेटिंग टेरेन, है ना? जो ज़मीन की बनावट है उसमें बहुत आसानी से सब काम नहीं हो सकता। देन वी हैव 27% ऑफ प्लेट्यूज़। प्लेट्यू कितना है? 27%। सबके अपने अपने उपयोगिता हैं, थोड़ा पढ़ेंगे। सो about 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry, है? तो ये facilities of agriculture and industry mostly होता है plains में। Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects। तो माउंटेन्स मेजरली जो हिमालयन माउंटेन्स है, दे आर सोर्स ऑफ आवर रिवर, है ना? पेरेनियल रिवर, साल भर वहाँ से पानी मिलता रहेगा। तो वो वाटर एक अनदर रिसोर्स है जो कि शॉर्टेज होती है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देन बिकॉज माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल, मैनी टूरिस्ट गो देयर, तो वो टूरिज़्म को भी सपोर्ट करती हैं। और बिकॉज ऑफ द वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, इट ऑल्सो सपोर्ट्स द एक्योलॉजी ऑफ दैट रीजन। ठीक है,
Then about 27% of the area of the country is the plateau region. So it possesses reserves of minerals, fossil fuels and forests. तो इस प्लेट्यू से मैक्सिमम चीज़ हमें क्या मिलती है? मिनरल रिसोर्सेज जो हैं यहीं पे डिपॉजिट हैं. उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ये सब चीज़ें यहाँ मिलेंगी. एंड ऑल्सो इट इज़ डेंसली कवर्ड विथ फॉरेस्ट. So you can see this pie chart 1.3, it shows the distribution of the relief features in India. अब इसका यूटिलाइजेशन का मतलब है उपयोग कैसे करते हैं हम, लैंड का उपयोग कैसे करते हैं. तो ये देर आर 5 पॉइंट्स एंड देन इन लास्ट में हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है वो पता करेंगे. सो द लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस. सो मोस्ट ऑफ द लैंड्स वो किस उपयोग में आते हैं? सबसे पहले नेचुरली क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट है, जंगल है. तो उसका यूटिलाइजेशन जंगल्स में पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए हो गया. देन उससे जो बचा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी ज़मीन जो खेती के लिए उपयोग में नहीं आती है. तो आप पूछेंगे ये क्या होता है? तो आप जिस घर में रहते हैं वो एक ज़मीन में है, उसका उपयोग खेती के लिए नहीं होता है. अब घर से बाहर गए, वो सड़क जो जा रही है, सड़क भी जो है वो खेती के लिए उपयोग में नहीं हो रही है. जो फैक्ट्रीज़ बने हुए हैं वो भी खेती के लिए उपयोग नहीं हो रहे हैं. जितने भी मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ वो जिस ज़मीन में बनी हुई है वो खेती के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं. तो द लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन का पहला पार्ट क्या है? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा. इसके अलावा कुछ ऐसी ज़मीन है जिसको हम बंजर भूमि बोलते हैं, जहाँ कुछ पैदा ही नहीं कर सकते उसमें. ये तो वेस्ट लैंड है, ख़राब ज़मीन है, वहाँ पे कुछ हो नहीं, पथरीला इलाका है. तो वो भी नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है. सो उसको क्या बोलेंगे? बैरन एंड वेस्ट लैंड. ठीक है. तो दीज आर द लैंड्स विच आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. देन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, है ना. तो और दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी और जो दूसरे ज़मीन जिसमें खेती नहीं की जा रही है, इसमें क्या एक्सक्लूड कर दिया है? फैलो लैंड. फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड होता है जिसमें खेती हो सकती है लेकिन उसमें कुछ समय तक उसमें खेती नहीं की जा रही है, उसको फैलो लैंड बोलते हैं. तो फैलो लैंड बाद में उसका 4th पॉइंट है फैलो लैंड, उसको हम डिस्कस करेंगे. पहले ये ऐसे कौन सी चीज़ें जो कि खेती नहीं की जा रही हैं, जैसे कि परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स. गाँव में चारागाह होता है, उसको पैस्चर्स बोलते हैं, घास जहाँ उगी होती है, और वहाँ पे जानवरों को घास चरने के लिए भेजा जाता है. तो दे आर परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स. ये इट इज़ नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन. देन लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, है ना. कुछ चाय बागान होते हैं ये, या कुछ मैंगो प्लांटेशन होते हैं, इनको प्लांटेशन बोलते हैं. मैंगो प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, टी प्लांटेशन. तो दीज आर नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, है ना. क्या यूज़ उसका कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको ट्री क्रॉप्स बोलेंगे, है ना. दे आर नॉट क्रॉप्स, दे आर ट्री क्रॉप्स. तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया. देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. तो 5 साल से ज़्यादा जहाँ पे खेती नहीं हो रही है और जिसको खेती की जा सकती है उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, है ना. तो जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा समय तक वहाँ पे खेती नहीं की जा रही है उसको यूज़ किया जा सकता है ना, कल्चरेबल है. देन फॉलो लैंड, है ना. फॉलो लैंड क्या होता है? उसमें भी 2 टाइप है, एक करंट फॉलो होता है और एक अदर देन करंट फॉलो. करंट फॉलो में यानी हम किसी खेत में साल में 1 बार, 2 बार या 3 बार क्रॉप्स उगा सकते हैं. लेकिन ये जो है करंट फॉलो में क्या हो गया, अपने पिछले एक एग्रीकल्चरल ईयर में हमने क्रॉप्स नहीं उगाए हैं, उसको करंट फॉलो बोलेंगे. करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, है ना. 1 साल या 1 साल से कम उसमें खेती नहीं की गई है, उसको करंट फॉलो लैंड बोलेंगे. एंड अदर देन करंट फॉलो लैंड जिसमें 1 से 5 साल के बीच तक खेती नहीं की गई है. सो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. और इन सब चीज़ों को जब हम नेट लैंड से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, है ना. पूरे टोटल अवेलेबल लैंड से इन 4 को माइनस कर देंगे तो हमको जो मिलेगा उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया. यहाँ ऐसा लैंड जिसमें खेती
की जा रही है, बुआई की जा रही है। और एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल एरिया ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब नेट सोन एरिया में भी कुछ ऐसे लैंड होंगे जिसमें साल में एक से ज़्यादा बार खेती की जा सकती है, खेती की जाती है। तो अपना टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? ऐसे एरिया जिसमें साल में एक से ज़्यादा बार हम एग्रीकल्चर करते हैं, प्लस नेट सोन एरिया, दिस इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, सो दिस इज़ द लैंड यूटिलाइजेशन जनरली, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। एंड व्हाट इज़ द पैटर्न इन इंडिया? लैंड यूज पैटर्न इन India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and culture and tradition, etc. तो लैंड का क्या यूज़ होगा, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऐसे स्थापित करेंगे? वो होगा, पहले तो सबसे पहले होगी टोपोग्राफी, यानी ज़मीन की बनावट है ना। उबड़ खाबड़ ज़मीन की को हम खेती के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी टोपोग्राफी या उसमें सॉइल टाइप, किस टाइप की मिट्टी है। सैंड है तो वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ इट फॉर एग्रीकल्चर, और इफ़ इट इज़ अ ब्लैक सॉयल और एल्यूवियल सॉयल तो इट्स वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये पहले ये डिटरमाइन करता है टोपोग्राफी। देन क्लाइमेट, मौसम कैसा है उस जगह का ना, बारिश हो रही कि नहीं हो रही है। ड्राई एरिया है तो ड्राई एरिया के हिसाब से वहाँ के अलग क्रॉप रहेंगे, वेट एरिया है वहाँ का अलग क्रॉप रहेगा। देन सॉइल टाइप, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, सॉइल टाइप भी एक डिटरमाइन करता है। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स, वहाँ की आबादी कितनी है। हाँ, आबादी एकदम डेंसली पॉपुलेटेड है तो लैंड तो अवेलेबल ही नहीं है ना। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, उस जगह पे लोग कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उस लैंड को यूज़ करने के लिए। फिर कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड यूज़ में। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. तो इंडिया का जो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन हमको इसमें से सिर्फ 93% का लैंड यूज़ पैटर्न मालूम है, बाकियों का नहीं मालूम। उसके पहला रीज़न ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स हैं उसमें ये सर्वे आसाम के छोड़ के बाकी और में अभी तक पूरा नहीं किया गया। उसके अलावा हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा चीन के कब्ज़े में है, तो उसको भी हम सर्वे नहीं कर पाएंगे। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड, तो उसकी सर्वे नहीं की गई है। तो इफ़ यू सी इन पेज नंबर 6 देयर इज़ अ पाई चार्ट, हाँ, फिगर 1.4 में पाई चार्ट है, जिसमें एक 1960-61 में लैंड यूज़ पैटर्न क्या था, जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी, और मेरे बुक में 2008-2009 में है, आपके बुक में हो सकता है उसके आगे का होगा, 2015-16 तक का होगा। तो इसमें ये दिख रहा है कि मैक्सिमम एरिया, अब 1960-61 की बात करें तो मैक्सिमम एरिया 45.26% इज़ फॉरेस्ट। अगर मैं 2008-9 में देखूं तो वो 46.24, यानी नो चेंज नंबर, यानी परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट तो उतना ही है ना। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे, जो कल्चरेबल लैंड है, सॉरी फॉलो लैंड है, पहले 18.1% था, अब ये 22.78, यानी फॉलो लैंड यानी जिसमें खेती की जा सकती है और नहीं की जा रही है, वो बढ़ गया है ना। ऐसे ही बहुत सारे परसेंटेज हैं। लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड दिस। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो, सो ट्राई टू डू कंपेरिजन ऑफ द पाई चार्ट। अब इसमें देखेंगे द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। परमानेंट पास्चर जो हैं, जो चारागाह हैं, वो कम हो गए हैं। हाउ आर बी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द consequences ऑफ इट? Most of the other than current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. तो इसमें देखेंगे कि जो अदर देन फॉलो लैंड है, इसमें या तो इतने ख़राब हैं कि इसमें खेती नहीं की जा सकती है ना, पुअर क्वालिटी है, या खेती की भी जा सकती है तो उसमें खेती में किया जाने वाला जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है
Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years. तो ऐसे ज़मीन की जो कल्टिवेशन है 2-3 साल में एक बार की जाती है. And if these are included in the net sown area, then the percentage of net sown area in India comes to be about 54% of the total reporting. तो अगर उसको इंक्लूड कर लिया जाए तो नेट सोन एरिया कितना हो जाएगा 54%. द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. एक चीज़ और है, जो नेट सोन एरिया है स्टेट टू स्टेट बहुत ज़बरदस्त वेरी करता है. इन केस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा नेट सोन एरिया इज़ वेरी हाई. पंजाब हरियाणा में नेट सोन एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसको हम जो अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से कंपेयर करेंगे, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर या आइलैंड हैं जो अपने ग्रुप्स अंडमान निकोबार, तो वहाँ पे नेट सोन एरिया बहुत कम है. क्यों है कम? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में कम क्यों है? मैंने अभी बताया था रिलीफ फीचर वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है. माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया में खेती करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए नेट सोन एरिया वहाँ बहुत कम है. So it is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Islands. So forest area in our country is far lower than the desired 33% of the geographical area. है ना, हमको फॉरेस्टेड एरिया कितना चाहिए? हमारा डिज़ायर है 33%, है ना, और इससे कम है. It was outlined in the National Forest Policy in 1952 that what we need is at least 33% of our area should be forested area. It was considered essential for maintenance of ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depend upon it. A part of the land is termed as wasteland and land put to the other non-agricultural use. Wasteland includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agricultural use includes settlements, roads, railways, industries, etc. Through continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. है ना, अभी क्या हो गया? Continuous use of land without maintaining it, without conserving it has resulted in लैंड डिग्रेडेशन. इसके कारण क्या हो गया? लैंड डिग्रेडेशन हो गया. इसको हम अगले टॉपिक जो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स है उसमें हम पढ़ते हैं. लैंड डिग्रेडेशन, अभी इंडिया के जो टोटल एरिया है उसका 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है डिग्रेडेड है ना. सो मैं इसको पढ़ता हूँ. वी हैव शेयर्ड आवर लैंड्स विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू so with the future generations too. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. ये मैंने आपको टॉपिक स्टार्टिंग में ही बता दिया था. तो human activities have not only brought about degradation of land but also have aggravated the pace of natural force to cause damage to the land. तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है ना केवल उसने हमारे ज़मीन को डिग्रेड किया है, बट हमारे एक्टिविटीज़ के कारण भी जो नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो भी लैंड को डैमेज करने में तेज़ी दिखा दिए हैं. अभी नेचुरल फोर्सेस क्या हैं? नेचुरल फोर्सेस हैं विंड, है वाटर से फ्लड आ जाता है, विंड से टाइफून्स आ जाते हैं, है ना. ये सब चीज़ें हमारे बिकॉज ऑफ आवर डूइंग दिस नेचुरल जो कैलामिटीज़ हैं उनका जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ गया है. तो हमने तो ख़राब किया ही किया ज़मीन को. हमने जो किया पर्यावरण के साथ, उसके कारण भी आए दिन बाढ़ आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाता है, लैंड स्लाइड्स हो जाते हैं. सो दिस ऑल्सो रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन. एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. तो अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया. 56% ऑफ इट्स इज वाटर इरोडेड एरिया एंड रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स. तो ये लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है ना. हमारा लैंड डिग्रेडेशन का मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की बेतरतीब कटाई कर दी हमने, और जंगल ही तो ये लैंड को पकड़ के रखे हुए हैं, उनके जड़ें जो हैं ज़मीन को पकड़ के रखी है. तो डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. देन हमने बोला कि पैस्चर लैंड्स हैं, चारागाह हैं. अब क्या किया, जानवरों को ऐसा बेतरतीब छोड़ दिया, तो वो क्या करेंगे, जितना घास मिलेगा उसको खाते जाएंगे और ये दैट विल रिजल्ट इन ओवर ग्रेजिंग. घास अगर ज़मीन में नहीं है
तो क्या होगा, इट विल गिव राइज टू सॉइल इरोजन, है ना। घास क्या है, ज़मीन की जो टॉप सॉइल है उसको पकड़ के रखती है। अब घास नहीं है तो वो इरोड हो जाएगा बाय एयर और बाय वाटर, बहा के ले जाएंगे टॉप सॉइल को। टॉप सॉइल ही सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, वो टॉप सॉइल ख़त्म हो गया तो लैंड डिग्रेड हो जाएगा। देन माइनिंग एंड क्वेरिंग, हम ज़मीन से मिनरल निकालने के लिए क्या करते हैं, ज़मीन को खोद देते हैं, इसमें गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। बड़े बड़े गड्ढे करने के बाद में वो क्या होता है, उस माइनिंग करने के लिए सबसे पहले तो जंगलों को काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, जहाँ पे वो माइंस है उनके सब पेड़ पौधे के आसपास को पूरे को ख़त्म कर देंगे, ये लैंड डिग्रेडेशन हो गया। उसके बाद उसमें बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे, और बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे यानी हमने उसके टोपोग्राफी को चेंज कर दिया, तो क्या हुआ कि लैंड डिग्रेड हो गया। नाउ इट इज़ नॉट यूजेबल, जहाँ माइनिंग हो गई उसको दूसरे काम के लिए उपयोग किया नहीं जा सकता, और करना है तो उसको भरना पड़ेगा उसको, यानी कहीं और से खोद के मिट्टी वहाँ पे लाके भर दोगे, तो अगेन दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल। देन वाटर इरोजन, वाटर इरोजन, पानी से उसको इरोड हो गया। देन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, सलाइन या एल्कलाइन डिपॉजिट, ये कैसे होता है, खेती करते हैं सब कुछ, खेती करने में हम उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, सारी चीज़ें केमिकल उस ज़मीन में हमने डाल दिया, धीरे धीरे उसके जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होते जाएगी, सैलिनिटी बढ़ जाएगी, एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, और देन वहाँ पे फिर क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा, किसान क्या सोचेगा, अरे यार मैंने कम फर्टिलाइज़र डाला, और ज़बरदस्त डालेगा, और ये धीरे 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 लैंड की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड अगेन दिस इज़ अ डिग्रेडेशन। So mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. So in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining has caused severe land degradation. हमारे जो प्रदेश हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, उसमें माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन किया है ना। माइनिंग ही चाहिए करना, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स यही हैं, उसको खोदने के लिए, निकालने के लिए माइंस बनाया गया, तो उसके जंगल ख़त्म कर दिए। तो दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन दिस स्टेट्स। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। कुछ और है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ ओवरग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, Western Uttar Pradesh, over irrigation is responsible for land degradation due to water logging to increase in salinity and alkalinity in the soil. तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ ओवर इरिगेशन हो रहा है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेशन कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसके कारण भी उसमें सैलिनिटी, एल्कलिनिटी उस सॉइल की बढ़ जाती है वाटर लॉगिंग के कारण। कुछ और जगह हैं जहाँ पे मिनरल प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री। उससे क्या होता है कि ये ग्राइंडिंग से बहुत चिकने ये कैल्शियम और इसके डिपॉजिट ज़मीन में हो जाते हैं, और इतने चिकने हो जाते हैं कि जितने भी होल्स हैं, वाटर होल्स हैं, जो सीपिंग इन प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो पानी, लैंड वाटर टेबल जो है, लैंड की ज़मीन के नीचे जो पानी का जो स्तर है वो कम हो जाता है, क्योंकि बारिश का पानी अंदर जा ही नहीं पा रहा है। The mineral processing like grinding and limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. तो ये जो dust जो पैदा हुआ वो ज़मीन में सेटल डाउन हो जाता है, सॉइल पे सेटल डाउन हो जाता है, और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रोक देता है, यानी पानी अंदर जाने नहीं देता है। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. जैसे जैसे हमारा देश इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रही है, तो ये जो नए नए इंडस्ट्रीज़ जो आते जा रहे हैं, अब इंडस्ट्रीज़ अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो एफ्लुएंट्स हैं, उसको या तो ज़मीन में छोड़ देंगे या नदियों में छोड़ देंगे, और वो जो वेस्ट है इट विल पोल्यूट लैंड एज वेल एज water. So then these are all the major causes of land degradation here. So ये land degradation हो रहा है, तो हमको ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको कंज़र्व करें। अब कंज़र्व कैसे कर सकते हैं, है ना।
हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं। जैसे कि हम हर साल इस समय पे करते हैं, जून जुलाई में हम वन महोत्सव मनाते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारे जो खाली आसपास के एरिया हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं। सो दिस इज़ वन वे ऑफ लैंड कंजर्वेशन। द सेकेंड वे इज़ लिमिट ओवर ग्रेजिंग। जो ज़रूरत से ज़्यादा पशुओं को हम चारागाह में छोड़ देते हैं उसको लिमिट किया जाए। किसानों को ये समझाया जाए, पढ़ाया जाए कि भाई ओवर ग्रेजिंग से आपका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो रहा है। दैन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। अभी सैंड ड्यून्स क्या है, राजस्थान गुजरात में क्या है, दे आर डेजर्ट एरिया, और सैंड ड्यून्स आर शिफ्टिंग हिल्स ऑफ सैंड। वो हवा के साथ में एक जगह से दूसरे, तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सटेंट ऑफ डेजर्ट बढ़ते जा रहा है। तो इसको रोकना है तो क्या करेंगे, उनके फ्रिंजेस में, उनके किनारों पे हम ऐसे पौधे लगा दें जो उस इलाके में उगते हैं। तो जनरली थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स वो लगाएं, तो वो क्या होगा, जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है लैंड का वो थम जाएगा, वो रुक जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। देन माइनिंग की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए, सरकार द्वारा कंट्रोल्ड माइनिंग हो। और जो इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पहले उनका वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना, जो कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूटिंग एलिमेंट्स हैं उसको रोक लेना चाहिए, और जो एफ्लुएंट हैं उसको कंट्रोल करके प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल होना चाहिए। बहुत सारे पॉलिसीज़ बनी हैं पोल्यूशन कंट्रोल की, उसको सख्ती से उसका पालन करना चाहिए, और उसको हमें हमेशा वी हैव टू अपडेट इट कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा तो नॉलेज है, एजुकेशन है, आप लोगों में, हम लोगों में इसको एजुकेट करें कि भाई अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। सो there are many ways to solve the problems of land degradation. Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. Planting of shelter belts of plants, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check the land degradation. Proper management of waste lands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastes after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. So this is of prime importance कि पहले तो हम समझें कि भाई ये लैंड कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, और लोगों को भी समझाएं पेड़ों का लगाना क्यों ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ को अपना जो एफ्लुएंट है उसको ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है, ये माइनिंग्स की एक्टिविटी लिमिटेड होनी चाहिए, है ना। सो वी वांट टू डेवलप, है ना, डेवलपमेंट होना चाहिए बट कंट्रोल्ड भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा डेवलपमेंट ना हो कि आपके लिए तो डेवलपमेंट हो लेकिन दूसरों के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, है ना। सो दिस इज़ what we have discussed in this topic. The next topic will be again when we are studying about land resource, soil is also a resource. Soil as a resource, we will study about the soil as a resource and types of soils in different parts of the India. Thank you.